कनिका, योर एजुकेटर चंचल। ओनली एनसीईआरटी सीरीज में हम क्लास 11 की बायोलॉजी बुक को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पर चैप्टर 8 कंप्लीट कर लिया है सेल को, तो आप जरूर देख लीजिएगा। चैप्टर 9 का फर्स्ट पार्ट हो गया है बायोमोलिक्यूल्स का। आज जो है इसका पार्ट सेकंड है, जिसमें हम एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में आपको समझा रही हूँ, उसके साथ साथ ये भी बताती हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपको पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सो एंजाइम्स की अगर हम बात करते हैं, मोस्टली एंजाइम्स हमें प्रोटीन्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं। ठीक है, किससे बने हुए होते हैं? प्रोटीन के ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर प्रोटीन्स है तो ये किससे बने हुए होंगे? अमाइनो एसिड से बने हुए होंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। इनके बिल्डिंग ब्लॉक अमाइनो एसिड्स होते हैं। लेकिन कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनते हैं। अब न्यूक्लिक एसिड में आप डीएनए इंक्लूड नहीं करोगे, यहाँ पर आरएनए देखने को मिलता है। तो अगर एंजाइम्स जो है वो न्यूक्लिक एसिड आरएनए से बने हुए हो तो हम उन्हें क्या कहते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, अब ये नाम किससे पड़ा है? जाइम यहाँ पर एंजाइम से है। राइबो की अगर मैं बात करूं तो मैंने बताया था कि आरएनए जो होते हैं वो राइबोज शुगर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे ये राइबो नाम इन्हें मिला है। तो अगर प्रोटीन को, अगर एंजाइम्स को हम देखेंगे, मोस्टली तो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कुछ न्यूक्लिक एसिड आरएनए से होते हैं, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? राइबोजाइम कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है। अब जब मैंने कहा कि प्रोटीन से बने हुए होंगे, तो जिस तरह से प्रोटीन की स्ट्रक्चर होती है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसी तरीके से एंजाइम की स्ट्रक्चर्स भी देखने को मिलती है। तो अगर ये प्राइमरी स्ट्रक्चर वाले हैं तो अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, उसी तरीके से इनकी सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर भी देखने को मिलती है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर जब हमने देखी थी तो देखा था कि जो प्रोटीन की चेन की बैकबोन होती है वो क्या है? अपने आप में ही फोल्ड हो जाती है। तो जब यहाँ पर फोल्डिंग देखने को मिलती है तो पॉकेट्स वहां पर जो है यहाँ पर बनकर आती है। और इन पॉकेट्स को एंजाइम के केस में क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव साइट कहते हैं। और ये एक्टिव साइट वो पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट जो होगा वो यहाँ पर आकर फिट होता है। तो अगर सबस्ट्रेट इस एक्टिव साइट पर फिट होगा तभी एंजाइम जो है उस रिएक्शन को कैटलाइज करेगा हाई रेट पर। इतनी चीज क्लियर है ना? अब क्या होता है एंजाइम्स, बिकॉज मैंने कहा कि ये मोस्टली प्रोटीन से बने हुए होते हैं, तो जिस तरह से प्रोटीन पर हाई टेम्परेचर का इफेक्ट हमें देखने को मिला है, उसी तरीके से एंजाइम्स पर भी हाई टेम्परेचर का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो एंजाइम्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। अगर 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होगा तो एंजाइम्स वहां पर क्या है? डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं उन ऑर्गेनिज्म की जो कि एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में रहते हैं, वहां पर क्या होता है? ये स्टेबल रहते हैं और अपनी कैटालिटिक पावर को जो है हाई टेम्परेचर पर भी बनाए रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन एंजाइम्स के लिए थर्मल स्टेबिलिटी होना जो है वो जरूरी हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है ना? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की, जिनको ये कैटलाइज करते हैं। सो देखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। अब केमिकल कंपाउंड्स जो होते हैं वो दो तरीके के चेंजेस से यहाँ पर गुजरते हैं। एक तो चेंजेस होता है फिजिकल और दूसरा यहाँ पर होता है केमिकल, है ना? कोई भी केमिकल कंपाउंड दो तरीके के चेंजेस में जाते हैं, एक फिजिकल हो जाता है, दूसरा केमिकल हो जाता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है? उसकी शेप जो होती है वहां पर चेंज आ जाता है विदाउट ब्रेकिंग बॉन्ड्स। यानी फिजिकल में क्या है? शेप जो है वो इनकी चेंज हो जाएगी, लेकिन इनके बीच के जो बॉन्ड्स है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होते हैं। ठीक है, दूसरा शेप हो सकती है, स्टेट चेंज हो सकती है, जैसे कि अगर वो आइस में थे तो मेल्ट होकर वाटर में आ सकते हैं, वाटर है तो वो यहाँ पर क्या है? वैप्योर में आ सकते हैं, वाष्प बना सकते हैं। तो ये सभी कैसे हैं? ये इनकी फिजिकल स्टेट होती है जिनमें चेंजेस देखने को मिलता है। लेकिन केमिकल की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इनके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स यहाँ पर ब्रेक हो जाते हैं और ब्रेक होने के बाद में वहां पर क्या है? नए बॉन्ड्स बनकर आ जाते हैं। ठीक है, तो जब बॉन्ड्स ब्रेक हो, नए बॉन्ड्स वहां पर बने ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, तब हम उसे क्या कहेंगे कि ये जो है केमिकल रिएक्शन यहाँ पर हुई है। इतनी चीज क्लियर है? फिजिकल में क्या होगा? शेप चेंज हो जाएगी, स्टेट चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उनके बॉन्ड्स है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं होंगे। केमिकल में क्या होता है? बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स उनके बीच में बनकर आ जाते हैं। इतना क्लियर है?
देखिए ये जो रेट होती है फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की, इसका मतलब क्या है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम पर बनकर आ रहा है। तो अगर मैं बात करती हूँ केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस की जो रेट होती है वो क्या है, तो यहाँ पर देखा जाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनकर आया है पर यूनिट टाइम पे। ठीक है, तो पर यूनिट टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पर उसकी क्या कहलाती है, रेट कहलाती है। ठीक है, जिसको यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं रेट इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। पी यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है, और टी यहाँ पर क्या है, टाइम है, यूनिट टाइम है। ठीक है, रेट को हम ऑल्सो वेलोसिटी कह सकते हैं अगर हमें डायरेक्शन यहाँ पर स्पेसिफाइड है, यानी कि वो जो, अगर हमें ये पता है कि ये जो रिएक्शन है ये आगे की तरफ मूव कर रही है, प्रोडक्ट यहाँ पर बनकर आ रहा है, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहते हैं। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि ये जो रेट होती है ये इन्फ्लुएंस्ड होती है टेम्परेचर पर। किसी भी रिएक्शन की जो रेट है, चाहे वो फिजिकल है या केमिकल प्रोसेस है, उसकी रेट इन्फ्लुएंस्ड होती है टेम्परेचर से। किससे, टेम्परेचर से। किस तरीके से होती है, देखिए इसका एक रूल भी है, जनरल रूल ऑफ थंब, जो क्या कहता है कि रेट डबल या डिक्रीज हो जाती है बाय हाफ ऑफ एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन ईदर डायरेक्शन। अगर 10 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर में चेंज करते हैं तो रिएक्शन की जो रेट होगी या तो डबल हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाती है बाय हाफ। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है, दो तरीके से रिएक्शंस देखने को मिलती है। एक तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कैटालाइज्ड और अनकैटालाइज्ड। कैटालाइज्ड रिएक्शंस वो होती है जहां पर एंजाइम का रोल हमें देखने को मिलता है, उस प्रोसेस में एंजाइम क्या उस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है। ठीक है, वहीं अनकैटालाइज्ड वो होती है जहां पर एंजाइम का कोई रोल नहीं होता, उस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करवाया जा रहा है, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में वहां पर चल रही है। ठीक है, सो कैटालाइज रिएक्शन प्रोसीड होती है, इनकी जो रेट होती है वो हमें हाई देखने को मिलती है। अगर किसी रिएक्शन को कैटालाइज करवाया जा रहा है एंजाइम के थ्रू, तो वहां पर जो उसकी रेट होगी वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है उसके कंपैरिजन में जिसमें कोई एंजाइम नहीं है। तो यहाँ पर रेट क्या होती है, थोड़ी लो हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर एंजाइम क्या करता है, एंजाइम किसी भी रिएक्शन की रेट जो होती है इस पर अपना इफेक्ट शो करता है। और कैसे शो करता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एंजाइम नहीं है, एंजाइम ने उस रिएक्शन को कैटालाइज नहीं करवाया है, तो यहाँ पर जो उसकी रेट होती है वो हमें कैसी है, थोड़ी स्लो देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोडक्ट जो बनकर आ रहे हैं पर यूनिट टाइम में वो यहाँ पर कैसे है, थोड़े कम बनकर आ रहे हैं। वहीं एक ऐसी रिएक्शन लेते हैं जिसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिल रहा है, अगर एंजाइम यहाँ पर है तो रेट क्या हो जाती है, यहाँ पर थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो बेसिकली एंजाइम क्या कर रहा है, रिएक्शन की रेट को जो है यहाँ पर बढ़ा देता है। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर क्लियर है। अब देखिए इसको यहाँ पर एग्जांपल से समझते हैं। तो एक मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन है जिसमें हर एक स्टेप, मल्टी स्टेप है, बहुत सारे स्टेप है, और उसमें से हर एक स्टेप जो है वो सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स से कैटालाइज हो रही है या फिर डिफरेंट एंजाइम से कैटालाइज हो रही है, तो हम उसे क्या कहते हैं, यहाँ पर मेटाबॉलिक पाथवे कहा जाता है, जिसमें मल्टीपल स्टेप्स है और हर एक स्टेप को कैटालाइज कर रहा है या तो सेम एंजाइम या डिफरेंट एंजाइम पर एंजाइम कैटालाइज कर रहा है, तो हम उसे क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर देखिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो है यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनकर आए हैं। ठीक है, सो ये एक एक्चुअली मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड बनाते हैं, किसमें 10 डिफरेंट एंजाइम्स के थ्रू मेटाबॉलिक रिएक्शन में। ठीक है, इन रिएक्शंस को हम जो है आगे स्टडी करेंगे जब रेस्पिरेशन हम वहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बात करें। अब हम बात कर लेते हैं कि एंजाइम जो होते हैं वो रिएक्शन की रेट को किस तरीके से यहाँ पर हाई करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एंजाइम जो होता है उसमें एक पॉकेट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, इसकी एक्टिव साइट कहते हैं। और ये एक्टिव साइट वो पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट आकर बाइंड करेगा। सबस्ट्रेट क्या होता है, तो वो केमिकल जो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में उसे हम यहाँ पर सबस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, तो एक्टिव साइट जो होगा वहां पर सबस्ट्रेट पहले जाकर बाइंड करेगा, देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ये है
हमारा सबस्ट्रेट, ठीक है। ये क्या करेगा, एंजाइम के पास में जाएगा, एंजाइम के पास में भी कहाँ पर, उसकी एक्टिव साइट में जाएगा। तो अगर ये इसकी एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनकर आएगा जिसे हम ES कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। EX कॉम्प्लेक्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कहा जाता है, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है ये ट्रांजिस्ट फिनोमिनन होता है इस स्टेट में जहां पर सबस्ट्रेट बाउंड होगा एंजाइम की एक्टिव साइट पर, एक नई स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट की बनकर आएगी जिसे ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर कहते हैं। और जल्द ही इन दोनों के बीच का बना हुआ जो बॉन्ड होगा वो यहाँ पर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ये जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाएगा एंड देन प्रोडक्ट वहां से रिलीज हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्या बनकर आ जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ पर रिलीज हो जाएगा और एंजाइम जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। इतनी चीजें यहाँ पर क्लियर है ना। अब ये देखो, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। अब जो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर थी एंजाइम के साथ जब वो जुड़ी, ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना, प्रोडक्ट जब यहाँ से रिलीज हुआ तो एक नया स्ट्रक्चर हमें वहां पर देखने को मिल जाता है एंड देन एंजाइम यहाँ से रिलीज हो जाता है। ये चीज क्लियर है। सो इस चीज को अब यहाँ पर हम ग्राफ से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो एक्सिस दिए गए हैं। वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी रखी गई है, और अगर एक्स एक्सिस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन रखा गया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर दो चीजों को गौर पे रखिएगा, एक तो ये है हमारा सबस्ट्रेट और ये है यहाँ पर प्रोडक्ट। तो अब आप ये चीज देखिए, सबस्ट्रेट का जो एनर्जी लेवल है वो यहाँ पर क्या है, हाई है, ये अपर की तरफ है, और देखिए प्रोडक्ट एकदम, ये हमारी एनर्जी यहाँ पर है। तो देखिए सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ पर हाई एनर्जी पर है, प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लोअर पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो एनर्जी का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है, प्रोडक्ट लोअर लेवल पर है, सबस्ट्रेट हायर पर। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। अब ये एक्सोथर्मिक क्या होती है, देखिए समझिए, ये है मेरा कोई सबस्ट्रेट है, ठीक है। यहाँ पर सबस्ट्रेट जो है वो कैसा है, मेरा हाई एनर्जी पे था, रिएक्शन यहाँ पर हुई और प्रोडक्ट बनकर आया, लेकिन जो प्रोडक्ट बनकर आया वो लो एनर्जी वाला बनकर आया। तो यहाँ से चीजें हाई एनर्जी से लो एनर्जी पे चली गई, यानी जब रिएक्शन हुई है तो जो मेरी एनर्जी थी वो यहाँ से कैसी हो गई है, रिलीज हो गई है। क्योंकि भाई रिलीज तो हुई है, हाई से लो पर चली गई, यानी एनर्जी जो है वो सिस्टम से बाहर निकली है। तो जब एनर्जी सिस्टम से रिलीज होती है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो का मतलब है बाहर निकल जाना, तो एनर्जी क्या है, यहाँ से बाहर निकल गई है, ठीक है। तो एनर्जी रिलीज हो गई है। अब देखो यहाँ पर, वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म प्रोडक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए जरूरी नहीं था कि हमें यहाँ पर क्या है, हीट देनी पड़े, एनर्जी को सप्लाई करना पड़े। पहली चीज ये क्लियर है ना। whether it is exothermic और spontaneous reaction, exothermic या spontaneous reaction हो या फिर ये एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन हो। देखिए एक्सोथर्मिक वो होती है जहां पर अभी मैंने कहा एनर्जी बाहर निकली, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, या फिर वो एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक क्या है, मतलब कि उस रिएक्शन को कराने के लिए मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। सबस्ट्रेट जो होता है यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से गो थ्रू करता है। तो कोई से भी हो, चाहे वो एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, सबस्ट्रेट जो होगा यहाँ पर हायर एनर्जी स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट से गो थ्रू करता है। तो ये जो डिफरेंस है इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट दिस ट्रांजिशन स्टेट, इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर कहा जाता है। अब यहाँ पर चीजों को गौर से समझना। देखो ये है हमारी ट्रांजिशन स्टेट, जब सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट के बीच वाले फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट बनने के फॉर्म में चल रहा है, प्रोडक्ट पूरा बना नहीं है, सबस्ट्रेट भी यहाँ पर पूरा नहीं रहा है, ट्रांजिशन स्टेट है, बीच की स्टेट है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। जब वो क्या है, यहाँ पर एंजाइम से जुड़ी हुई फॉर्म में है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी एंजाइम के साथ में, और ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट द एंजाइम। तो जब यहाँ पर एंजाइम ने अपना वर्क नहीं किया था, यहाँ पर एंजाइम नहीं है, तो आप देखिए ट्रांजिशन, ये जो स्टेट है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कितनी ज्यादा यहाँ पर है। तो इस वजह से ये जो रिएक्शन होगी वो यहाँ पर क्या है, बहुत ही स्लो हमें देखने को मिलेगी। यानी कि सबस्ट्रेट को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतना सारा जो है यहाँ पर क्या है,
बैरियर को क्रॉस करके जो है प्रोडक्ट बनाना होगा। लेकिन अब हम बात करते हैं उसकी जहां पर एंजाइम की प्रेजेंस है, तो एंजाइम की प्रेजेंस अगर आप यहाँ पर है तो देखिए सिर्फ इतना सा बैरियर इसे क्रॉस करना है, तो यहाँ पर रिएक्शन जो है वो कैसी हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, बट यहाँ पर स्लो हो जाएगी। आई होप सो ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई हो। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम उस एनर्जी बैरियर को यहाँ से रिमूव कर देता है। ठीक है, देखिए क्या करता है, एनर्जी बैरियर को यहाँ पर कम कर देता है, जिससे सबस्ट्रेट जो है प्रोडक्ट में इजीली यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है। इतनी चीज क्लियर है। सो बेसिकली अगर मैं वन लाइन में कहूं तो एंजाइम जो है कैटालाइज अगर किसी रिएक्शन को करता है तो वो यहाँ पर क्या करता है, जो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको वो यहाँ पर क्या कर देता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम कर देता है। इतनी चीज आपको ध्यान। सो अब हम बात करते हैं एंजाइम जो है वो किस तरीके से यहाँ पर एक्शन पे आता है। तो जैसे मैंने कहा कि हर एक एंजाइम जो होता है उस पर एक बाइंडिंग साइट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसकी एक्टिव साइट कहते हैं, जहां पर आकर हमारा कौन जुड़ जाता है, सबस्ट्रेट जुड़ जाता है। ठीक है, जब ये सबस्ट्रेट जुड़ेगा तो एक ट्रांजिशन स्टेट बनकर आती है ईएस कॉम्प्लेक्स जिसे कहते हैं, जिसे यहाँ पर ये क्या है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स होता है शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी डिसोसिएट हो जाता है, प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर बनकर आ जाता है और एंजाइम जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये वही चीजें बताई है यहाँ पर। ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट से जुड़ेगा, ईएस कॉम्प्लेक्स बनाएगा, देन यहाँ पर क्या है, हमारा प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम प्रोडक्ट से अभी तक जुड़ा हुआ है, फिर एंजाइम यहाँ से अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट यहाँ से अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये जो कैटालिटिक साइकिल होती है एंजाइम की, सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट पर एंजाइम की, अगर वो उस पर फिट हो जाता है तो रिएक्शंस जो है वो यहाँ पर आगे की तरफ चलती है। बाइंडिंग जब सबस्ट्रेट की होगी तो एंजाइम में क्या होगा, जैसे ही वो उस पर आकर जुड़ेगा वो उसकी शेप को क्या करेगा, अल्टर करेगा, जिसकी वजह से क्या है वो मतलब ज्यादा टाइटली जो है उससे बाइंड हो सके, ताकि जब रिएक्शन हो तो वो उससे वहां से हट ना सके। ठीक है, देन एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आ जाती है सबस्ट्रेट की, तो जितने भी केमिकल बॉन्ड्स हैं उस सबस्ट्रेट के वो उसको क्या करती है, ब्रेक करने लगती है। केमिकल बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा एंड देन वहां पर न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनकर आ जाएगा। जब एक बार प्रोडक्ट वहां पर बन गया है तो एंजाइम रिलीज कर देगा प्रोडक्ट को, फ्री एंजाइम जो है वो दूसरे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के लिए अवेलेबल हो जाएंगे और ये साइकिल जो है वो वापस से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। इतनी चीज क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं फैक्टर्स की जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि जैसा मैंने कहा एंजाइम प्रोटीन से बने हुए थे, तो एंजाइम ये प्रोटीन्स की जो टर्शरी स्ट्रक्चर होती है वो यहाँ पर बायोलॉजिकल एक्टिव फॉर्म होती है, तो टर्शरी स्ट्रक्चर को जो है ये कंडीशंस अल्टर करती है। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होता है, क्या क्या हम देख सकते हैं, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, सबस्ट्रेट की कंसेंट्रेशन भी चेंज किया जाए या फिर कोई स्पेसिफिक केमिकल को इनसे बाइंड करवा दिया जाए जो कि इसकी एक्टिविटी को रेगुलेट करता हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हमें फैक्टर्स के फॉर्म में देखने को मिलती है। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ टेम्परेचर और पीएच की। तो देखिए एंजाइम जो होता है वो फंक्शन करता है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच पर, तो वो एंजाइम जो है इनके लिए हाईएस्ट एक्टिविटी देखने को मिलती है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच पर। तो अगर टेम्परेचर की बात करें तो इनके लिए एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पर ये हाईएस्ट एक्टिविटी करते हैं, इसी तरीके से इनका एक ऑप्टिमम पीएच होता है जिस पर ये हाईएस्ट यहाँ पर वर्क करते हैं। देखिए ग्राफ से समझिए, ये यहाँ पर पीएच का ग्राफ है और यहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी आपको दी गई है। तो ये जो पीएच होती है ये है इनकी ऑप्टिमम पीएच जहां पर ये हाईएस्ट वर्क करते हैं। अगर इस पीएच से लो अगर हम जाएंगे तो ये यहाँ पर वर्क नहीं करेंगे, इस पीएच से हाई अगर हम चले जाएंगे तो भी ये यहाँ पर वर्क नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी एक्टिविटी क्या है, यहाँ पर डिक्लाइन हो जाती है। इसी तरीके से टेम्परेचर की अगर हम बात करते हैं तो ये हाईएस्ट ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो है ये अपनी अपनी एक्टिविटी जो है एंजाइम हाईएस्ट रखेगा, इससे लो अगर आप जाओगे तो डिक्लाइन हो जाएगी, इससे हाई अगर आप जाओगे तो भी यहाँ से डिक्लाइन हो जाती है। इतनी चीज क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को लेकर। तो देखिए क्या होता है, जब आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हो तो जो वेलोसिटी होती है एंजाइम रिएक्शन की, सबसे पहले तो क्या है वो बढ़ती है। ठीक है, एंड देन रिएक्शन जो है यहाँ पर एक मैक्सिमम वेलोसिटी पर आ जाती है जिसे वी मैक्स यहाँ पर कहते हैं। अब इसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो बढ़ती नहीं है। इस चीज को इस तरीके से समझिए
कि ये है हमारा एंजाइम और ये है हमारा सबस्ट्रेट। अब यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट ने एंजाइम के साथ बाइंड किया, कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बना लिया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। शुरुआत में तो ये चीजें हुई, अब मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में यहाँ पर बढ़ाती गई। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब मैंने बढ़ाई तो कुछ वक्त तो मुझे क्या है, यहाँ पर रिएक्शन की रेट जो है वो बढ़ती हुई मिली। लेकिन एक वक्त ऐसा आ गया कि सारे सबस्ट्रेट ने जो है इस एंजाइम की पूरी एक्टिव साइट को यहाँ पर कवर कर लिया। अब पूरी एक्टिव साइट अगर यहाँ पर कवर हो गई, कोई स्पेस वहां पर नहीं बचा, तो अगर मैं सबस्ट्रेट यहाँ पर बढ़ाऊंगी तो फिर तो रिएक्शन की रेट पर कोई इफेक्ट यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब एक्टिव साइट पर कोई स्पेस ही नहीं है जहां पर सबस्ट्रेट जुड़ सके और रेट वहां पर बढ़ सके। ग्राफ से इस चीज को समझिए, यहाँ पर मैंने रखी है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और ये है हमारी वेलोसिटी रिएक्शन की, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या है, मैंने सबस्ट्रेट की ये जो कंसंट्रेशन है ना, यहाँ से समझिएगा, ये सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जब कम रखी और ये है मेरी यहाँ पर वेलोसिटी, तो ये यहाँ से जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में बढ़ाती जा रही हूँ तो ये रेट भी क्या है, यहाँ पर बढ़ती जा रही है। फिर एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ पर जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाई, उसके बढ़ाने के बाद भी क्या है, यहाँ पर वेलोसिटी नहीं बढ़ी। क्यों नहीं बढ़ी, क्योंकि अब जो एक्टिव साइट थी वो सारी की सारी क्या है, यहाँ पर ऑक्यूपाई हो चुकी है, कोई स्पेस एंजाइम के पास बचा ही नहीं है जहां पर सबस्ट्रेट जाकर जुड़ सके। तो अब क्या होगा, रिएक्शन की रेट यहाँ पर नहीं बढ़ती है। ये चीज क्लियर है ना। थ्योरी से इसको देख लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, एंजाइम मॉलिक्यूल्स प्योर होते हैं सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से, है ना। लेकिन जब सैचुरेशन होता है तो कोई फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल यहाँ पर बचता ही नहीं है एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के लिए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में तो क्या है, एंजाइम्स यहाँ पर कम है, सबस्ट्रेट यहाँ पर जो है धीरे धीरे जब आप बढ़ाते जाओगे तो जितने भी एंजाइम्स है सभी में क्या है, सबस्ट्रेट्स वहां पर आकर जुड़ गए हैं। अब मैं सबस्ट्रेट बढ़ाए जा रही हूँ, एंजाइम में यहाँ पर बढ़ा ही नहीं रही हूँ, तो सारे के सारे एंजाइम्स को तो सबस्ट्रेट ने ऑक्यूपाई कर लिया। अब किसी के पास कोई साइट बची ही नहीं जहां पर ये जाकर बाइंड हो, तो रिएक्शन की रेट क्या है, फिर वहां पर आगे नहीं बढ़ पाती है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर जिस जिस पर मैक्सिमम हमें रेट देखने को मिलती है, इसे Vmax कहा जाता है, ठीक है ना। सबस्ट्रेट की हाफ कंसंट्रेशन जिस पर ये जो वेलोसिटी होती है वो हाफ होती है, तो वो हमें क्या है, यहाँ पर Km कहलाती है ना। एक्टिविटी जो होती है एंजाइम की ऑल्सो सेंसिटिव होती है कुछ स्पेसिफिक केमिकल की प्रेजेंस से, जो कि क्या है, इस एंजाइम पर जाकर बाइंड कर ले, ठीक है। सो अभी तक तो हमने देखा कि ये जो एंजाइम होते हैं इनसे सबस्ट्रेट बाइंड करते हैं, तो रिएक्शन की रेट क्या है, यहाँ पर हमें हाई देखने को मिल जाती है। लेकिन अब कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या है, इस एंजाइम से बाइंड करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर ये मॉलिक्यूल इन एंजाइम से बाइंड कर लेंगे तो ये सबस्ट्रेट की बाइंडिंग के लिए कोई स्पेस ही नहीं छोड़ेंगे, तो फिर क्या है, ये जो रिएक्शन की रेट है ये यहाँ पर स्लो हो जाती है। तो इन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है, इन मॉलिक्यूल्स को इनहिबिटर कहते हैं, इनहिबिटर कहते हैं, और इस प्रोसेस को इनहिबिशन कहा जाता है। अब ये जो इनहिबिशन होता है ये किस तरह से होता है, देखिए अगर इनहिबिटर क्लोजली रिसेंबल हो रहा है सबस्ट्रेट की तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, तो वो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा। यानी जिस तरीके के स्ट्रक्चर का यहाँ पर सबस्ट्रेट है उसी तरीके के स्ट्रक्चर का यहाँ पर मेरा इनहिबिटर मॉलिक्यूल आ गया। तो अगर ये जिस स्ट्रक्चर का है ये उस स्ट्रक्चर का है, तो ये जाकर कहाँ बाइंड कर लेगा, एक्टिव साइट पर बाइंड कर लेगा एंजाइम की। तो ये इनहिबिटर इस सबस्ट्रेट के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है ना, कंपटीशन कर रहा है इस एक्टिव साइट पर बाइंड करने के लिए। तो इस तरीके का इनहिबिटर क्या कहलाता है, कॉम्पिटिटर इनहिबिटर कहलाता है, ठीक है। अब क्योंकि इसमें क्लोजली स्ट्रक्चर सिमिलरिटी है सबस्ट्रेट के साथ में, तो इनहिबिटर कॉम्पीट कर रहा है कि वो सबस्ट्रेट की जगह जाकर उस एंजाइम से बाइंड कर ले। अब वो अगर एंजाइम से जाकर बाइंड कर लेगा तो सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा, और उसके रिजल्ट में क्या होगा, एंजाइम का जो एक्शन है वो यहाँ पर कम हो जाएगा। इतनी चीज क्लियर है ना। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स की। देखिए अब एंजाइम्स जो होते हैं हम इनको 6 क्लासेस में यहाँ पर रख सकते हैं। ये अच्छे से ध्यान रखना, क्वेश्चंस यहाँ पर बहुत डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रिसेंट में ही जो है यहाँ से क्वेश्चन नीट में पूछा गया था, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप आ जाता है ऑक्सीडो रिडक्टेज या डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स। ये वो एंजाइम्स होते हैं जो कैटालाइज करते हैं ऑक्सीडो रिडक्शन को बिटवीन टू सबस्ट्रेट। ऑक्सीडो रिडक्शन देखिए, ऑक्सीडो
रिडक्शन। अब ये जो ऑक्सीडो रिडक्शन है इसमें क्या है, एक जो होता है उसका तो हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है और जो दूसरा होता है उसका हमें रिडक्शन देखने को मिलता है। किस तरीके से, देखो यहाँ पर समझिए, ये है हमारा सबस्ट्रेट जो कि अभी कैसी फॉर्म में था, रिड्यूस्ड फॉर्म में था, और ये दूसरा सबस्ट्रेट है जो कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। तो जब यहाँ पर ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क करेगा तो इस वाले सबस्ट्रेट को ऑक्सीडाइज कर देगा और इस वाले सबस्ट्रेट को रिड्यूस्ड कर देगा। ठीक है, तो जो पहले रिड्यूस्ड था वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, जो पहले ऑक्सीडाइज था वो रिड्यूस्ड हो गया। तो इस एंजाइम को क्या कहते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज। इतनी चीज क्लियर है। आगे बात करते हैं ट्रांसफेरेज। ट्रांसफेरेज क्या करता है, ग्रुप का ट्रांसफर करता है, नाम से पता चल रहा है ट्रांसफर करेगा ग्रुप का। किस तरीके से, यहाँ पर रिएक्शन में देखिए, ये है हमारा सबस्ट्रेट जिससे ये ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस सबस्ट्रेट से, और ये दूसरा सबस्ट्रेट है। तो जब ट्रांसफरेज एंजाइम काम करेगा तो ये जो फर्स्ट सबस्ट्रेट है ये दूसरा है, जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट सबस्ट्रेट से ग्रुप को हटाकर सेकेंड सबस्ट्रेट पर यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। तो क्या है, ट्रांसफर हो गया है यहाँ पर ग्रुप का। बट ये चीज ध्यान रखना कि जो ग्रुप है वो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है हमारे पास हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस एंजाइम जो होते हैं हाइड्रोलाइज करते हैं एस्टर, ईथर, पेप्टाइड या ग्लाइकोसाइडिक या सीसी बॉन्ड को सी हेलिट और पीएन बॉन्ड्स को ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, उनको तोड़ देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा लाइज। लाइज एंजाइम को क्या है, ये रिमूव करते हैं ग्रुप्स को सबस्ट्रेट से बाय मैकेनिज्म हाइड्रोलाइसिस के अलावा। ये क्या करते हैं, डबल बॉन्ड्स को जो है यहाँ पर लीव करते, उसको ब्रेक नहीं करते। तो बेसिकली लाइज क्या करेगा, ग्रुप्स को यहाँ से रिमूव करता है सबस्ट्रेट से। किस तरीके से करता है, जो डबल ग्रुप, डबल बॉन्ड्स जो है वो यहाँ पर हमें देखने को बाय प्रोडक्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारा कार्बन और ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पर एक्स जुड़ा हुआ है, यहाँ पर वाई जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स वाई जो है वो यहाँ पर अलग हो जाएंगे, ग्रुप्स रिमूव हो गए और यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड में कार्बन एक दूसरे के साथ में आ जाते। तो लाइज क्या करता है, ग्रुप्स को यहाँ पर रिमूव कर देता है और लास्ट में क्या है, डबल बॉन्ड्स में कार्बन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है आइसोमेरेज। आइसोमेरेज क्या करता है, इंटर कन्वर्जन करता है ऑप्टिकल या ज्योमेट्रिकल पोजीशन की। यानी कि क्या है, जो एक दूसरे के साथ ग्रुप जुड़े हुए हैं तो उनको क्या कर देगा, उसी स्ट्रक्चर में रखेगा, पर थोड़ा सा जो है उनको एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, हटाता नहीं है, कुछ जोड़ता नहीं है, बस उनको क्या है, ऑप्टिकली यहाँ पर इंटर कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाते हैं लाइगेज। लाइगेज क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लाइगेज का मतलब क्या है, जोड़ना। तो ये लिंक करते हैं दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ में, जैसे CO, CS, CN, कार्बन नाइट्रोजन है ना, PO बॉन्ड्स, ये सब जो है यहाँ पर कैटालाइज करते हैं, बॉन्ड्स को जोड़ने का काम करते हैं। तो ये सारे जो है एंजाइम्स यहाँ पे ध्यान रहेंगे आपको। देखिए यहाँ पर कोफैक्टर्स की बात करते हैं तो एंजाइम्स जो होते हैं वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन से बने हुए होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनसे कुछ स्पेसिफिक नॉन प्रोटीन प्रोपोर्शन भी जुड़ा हुआ रहता है। ये तो हमें पता है एंजाइम्स तो कैसे होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लेकिन कई बार इस एंजाइम से नॉन प्रोटीन पार्ट भी जुड़ा हुआ होता है, नॉन प्रोटीन जो प्रोटीन से बना हुआ नहीं है। तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को यहाँ पर क्या कहा जाता है, कोफैक्टर कहा जाता है। कोफैक्टर क्या करते हैं, कोफैक्टर एंजाइम से बाउंड करते हैं और उसकी कैटालिटिक एक्टिविटी जो होती है उसको बनाते हैं, है ना। कई एंजाइम ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको कोफैक्टर नहीं दोगे तो वो कैटालिटिकली इनएक्टिव होता है, वो रिएक्शन को वहां पर कैटालाइज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से अगर मैं बात करती हूँ एंजाइम का, ये जो प्रोटीन पोर्शन होता है इसको क्या कहा जाता है, एपो एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन एपो एंजाइम होता है, नॉन प्रोटीन पोर्शन जो है वो यहाँ पर कोफैक्टर के फॉर्म में देखने को मिलता है। ठीक है, अब कोफैक्टर्स जो होते हैं इसके 3 टाइप्स यहाँ पर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयंस। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर कोएंजाइम्स, सॉरी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स की। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड डिस्टिंग्विश्ड होते हैं अदर कोफैक्टर से, क्योंकि ये टाइटली जुड़े हुए होते हैं
एपो एंजाइम से, जो एंजाइम का प्रोटीन पोर्शन होता है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो है उससे टाइटली जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि एग्जांपल भी हम ले लेते हैं पेरोक्सीडेज और कैटालेज एंजाइम की। पेरोक्सीडेज कैटालेज एंजाइम की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हिम जो होता है वो प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। क्वेश्चन मार्क करके लिखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो इनका, ये जो पेरोक्सीडेज एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या होता है, तो हिम यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड ये क्या होता है, एंजाइम की एक्टिव साइट का पार्ट होता है, क्योंकि मैंने कहा टाइटली जुड़ा हुआ है तो ये एक्टिव साइट का पार्ट यहाँ पर होता है ना। नेक्स्ट टाइप हम इसमें ले लेते हैं कोएंजाइम। कोएंजाइम्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इनका जो एसोसिएशन होता है वो ट्रांजिस्टली होता है, टाइटली जो है ये जुड़ते नहीं है। जब यहाँ पर कैटालिसिस की प्रोसेस होती है तब ये यहाँ पर आकर जुड़ते हैं। तो ये जो कोएंजाइम सर्व करते हैं कोफैक्टर की तरह से इन द नंबर ऑफ डिफरेंट एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन। ठीक है, इसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स जो है वो वाइटामिन होते हैं। तो वाइटामिन यहाँ पर क्या है, कोएंजाइम की तरह से फंक्शन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड एनएडी एंड एनएडीपी जो होते हैं इनमें कौन सा विटामिन होता है, नियासिन होता है। ये अच्छे से लिख लेना, क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं मेटल आयंस की। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एंजाइम्स को मेटल आयंस रिक्वायर होते हैं एक्टिविटी के लिए, जो कि क्या करते हैं, इन मेटल आयंस के साथ में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये क्या है, एक्टिव साइट जो होती है उनमें क्या है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ मेटल आयंस जुड़ते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये जो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड सबस्ट्रेट के साथ भी बनाते हैं, यानी कि ये जो है हमारे एंजाइम के साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं एंड सबस्ट्रेट जो होता है उसके साथ भी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड यहाँ पर मेटल आयंस बनाते हैं। अब एग्जांपल आपको ध्यान रखना है, जैसे जिंक है, जिंक जो है कोफैक्टर होता है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज का, क्वेश्चन मार्क करके इस चीज को लिखना ना। जैसे कि मैंने कहा कि कैटालिटिक एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी अगर कोफैक्टर यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, क्योंकि कोफैक्टर इन एंजाइम्स की एक्टिविटी के लिए क्रूशियल होते हैं। क्लियर है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप सो आपको एंजाइम्स जो है वो अच्छे से समझ में आए हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो चैप्टर 10 का होने वाला है, जो कि सेल डिवीजन सेल साइकिल है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो भी। और एक चीज, अगर आप लोगों को रिविजन भी चाहिए इन चैप्टर्स का, जैसे चैप्टर्स यहाँ पर मैं कंप्लीट करवाती हूँ, उसके बाद अगर आपको चाहिए कि मैं इनके क्वेश्चंस जो है आपको कराऊं, जो एनसीईआरटी के पीछे की तरफ आपको दिए हुए होते हैं। एंड उसके अलावा अगर आपको रिवीजन भी चाहिए तो आप कमेंट पे मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग इंटरेस्टिंग लेक्चर्स। थैंक यू।